हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस क्लासेस। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम रीजनिंग के से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। रीजनिंग रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यदि बोलेंगे तो इसका पोर्शन अप्रॉक्स 25% तो आता ही आता है। और यह एक ऐसा स्कोरिंग टॉपिक है जिसमें सभी लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस का लेवल कहीं ना कहीं बहुत इजी होता है। और रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको रीजनिंग के बारे में पहले बता देता हूँ। रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसा चीज़ जिसे हम इमेजिन कर सकें, और यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम जितना इमेजिनरी पावर जिसकी अच्छी है वह इस टॉपिक को उतना इजीली सॉल्व कर सकता है। और जितना आप ये एक ऐसा टॉपिक है, इसका कोई थ्योरी नहीं है खास। आप इसको कितना भी थ्योरी पढ़ लेंगे इससे कुछ नहीं होने वाला। ये ऐसी चीज है जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, और उस टाइम सेव के साथ साथ ही आप उतना फास्ट इसे कैलकुलेट करके एक्यूरेट कैलकुलेट करके आप इससे मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं या मैक्सिमम नंबर आपको मिल सकते हैं। मतलब यह आपका एक स्कोरिंग टॉपिक है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि रीजनिंग को मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका माइंड उतना शार्प होगा, आप उतना इमेजिन कर पाएंगे चीज़ों को। और इमेजिन यदि जितना आप जल्दी करेंगे इनके क्वेश्चंस को उतनी आसानी से कर सकते हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं। आज मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। इसमें एक नंबर सीरीज दी हुई है 9, 10, 18, 45, 109। अगला कौन सा डिजिट होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन के। अब आपको रीजनिंग मैंने आपको सामने पहले क्वेश्चन इसलिए लाया ताकि मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट से ये समझाना चाहता हूँ कि रीजनिंग में हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, आप इसको सॉल्व करने के लिए आप दोनों का डिफरेंस देखिए। पहले पहले क्या हो रहा है, यह एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है सीरीज। इसमें इसका मतलब यह है या तो कोई चीज ऐड हुई है या कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखिए आप 1, डिफरेंस देखिए 8, इसका डिफरेंस देखेंगे आप 27, और इसका डिफरेंस आप देखेंगे तो 64। अब ये एक ऐसे नंबर्स है, ये कैसे नंबर्स है, आप इनको यदि ध्यान से देखिए तो यह 1 का स्क्वायर है, या फिर 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, या 3 का क्यूब है, या 4 का क्यूब है। तो मतलब अगला जो डिफरेंस होने वाला है वो 5 का क्यूब, मतलब 125 इसमें ऐड होने वाला है। तो 125 प्लस 109, 234। तो इसका आंसर क्या हुआ, 234। बिल्कुल आप देख सकते हैं आंसर यह है। लेकिन आप इसमें यदि लॉजिक देखिए तो क्या चल रहा था, किसी नंबर के क्यूब्स को जोड़ा जा रहा था, यही चल रहा था। इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से यह बताना चाह रहा था कि हमें यह जानना है कि जब कभी सीरीज, कोई भी नंबर सीरीज हो या कुछ भी हो, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कोई किसी भी नंबर्स का स्क्वायर या क्यूब। ये यदि आपको हमें जितना जल्दी होगा पता होगा हम उतना जल्दी निकाल सकते हैं। यदि हम इसमें यहाँ पे 5 × 5 × 5 करने के लिए बैठे तो इसमें हम कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जहां हमें टाइम सेव करके ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। इसीलिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ये आपके सामने मैं एक टेबल दिखा रहा हूं। इस टेबल में आप देखिए सारे नंबर्स के स्क्वायर दिए हुए हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सारे नंबर्स के स्क्वायर है। मिनिमम मैं तो यह कहूंगा स्क्वायर के लिए आप पूरे 30 तक के स्क्वायर्स को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जितने जल्दी आप नंबरों के स्क्वायर्स को समझेंगे, आपके सामने कई बार होंगे कि ये जो स्क्वायर वाले डिजिट्स दिख रहे हैं ना, आपके सामने यही चीज आएगी। इससे हमें उतना ही जल्दी समझना पड़ेगा कि यह रिलेशन किस चीज से है। जैसे आपने ये नंबर देखा 225, हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि यह 15 का स्क्वायर है। या फिर मैं 324 देख रहा हूं, मुझे तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यह 18 का स्क्वायर है। या फिर मैं 324 के आसपास भी कोई डिजिट देखता हूं तो मुझे क्लिक करना चाहिए 18 के स्क्वायर के आसपास कुछ है। जितना जल्दी हम स्क्वायर को, ये आपको जितना याद रहेंगे आप उतना क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेम केस क्यूब का है, हर नंबर का क्यूब आपके सामने दिया हुआ है।
लेकिन क्यूब में मैं आपको कहूंगा यदि आपको सारे नंबर्स के क्यूब नहीं भी याद होते तो आप यह मिनिमम ट्राई करिए कि 15 तक के क्यूब्स तो आपको याद ही हो जाने चाहिए। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टेबल में से कभी भी आप खाली रहिए तो इसे बीच बीच में याद करते रहिए, देखते रहिए। खाली नंबरों को, रीजनिंग का मतलब ही है नंबरों का खेल, इसमें करना कुछ नहीं होता है। यह एक तरीके से नंबर हो गए, लेटर्स हो गए, इन चीजों का खेल है। कभी वो आपको उन्हीं चीजों को घुमा के देगा, कभी उसमें कुछ जोड़ के दिखाएगा, कभी कुछ घटा के दिखाएगा। इसका कुल मिला के मतलब है, रीजनिंग का मतलब होता है कि नंबर और लेटर्स से खेलना। अब खेल किसी भी तरीके का हो सकता है, कभी ऐड करके होगा, कभी मल्टीप्लाई करके होगा, कभी कुछ सब्सट्रैक्ट करके होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए नंबरों से खेलना, यदि आप इसको मैथ की तरह लेकर चलेंगे तो रीजनिंग को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि आप नंबरों से खेलने की आदत डाल गए ना, जैसे हम खेल खेल में बहुत चीजें कर जाते हैं, उसी तरह यदि आप इनसे खेलने की एक बार आपको हैबिट हो गई तो आप रीजनिंग को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, यह भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का ही है। यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो शायद बहुत से लोग इसको यह भी कहेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से प्रैक्टिस लेवल क्या होगा, कुछ प्रैक्टिस नहीं होगी। लेकिन मैं आपको यह क्वेश्चन खाली उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं जो लोग नए नए रीजनिंग मतलब अभी पढ़ना चालू कर रहे हैं। मैंने आपको बोला आपको यह देखना है कि यह कैसे ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सीरीज कैसी चल रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। इसका मतलब जब भी कोई नंबर सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है तो कुछ माइनस हो रहा है या फिर कुछ डिवाइड हो रहा है। तो पहले तो मैं डिफरेंस लिखता हूं, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 6। तो अगले का भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, जब सब में डिफरेंस 6 है तो इसमें भी 6 ही होगा। इसका मतलब 46 माइनस 6 क्या हो गया, 40। तो इसका आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर ए, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं यह बताना चाहता हूं, जैसे हमने नंबर सीरीज के बारे में देखा, तो नंबर सीरीज आपके सामने कभी भी आएगी तो आपको क्या करना है और क्या चीजें सोचनी है। मैं थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूं, बाकी मैं आपको यही कहूंगा, ये इस बेसिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको ये सारी कुछ चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको नंबर सीरीज हो या फिर अल्फाबेट सीरीज हो, कुछ भी हो, आप सोचना आपको ऐसा ही है। कैसा सोचना है देखिए, पहला जो सिंपल सीरीज होती है वो कुछ भी नंबर क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। कोई एक नंबर का डिफरेंस, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 6 क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। मतलब या तो कभी ऐड हो सकता है एक नंबर या फिर वही एक नंबर माइनस हो सकता है। बिल्कुल, कोई एक नंबर का स्क्वायर जो है वो ऐड हो सकता है या फिर क्यूब ऐड हो सकता है। सेम किसी नंबर का स्क्वायर या क्यूब क्या हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। मतलब आपको सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही होगी। या फिर क्या हो सकता है, कोई एक नंबर होगा जो जैसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा, सिंपल। क्या हो सकता है, एक दूसरा केस हो सकता है एक डबल सीरीज चल रही होगी। मतलब एक यहाँ पे एक अलग सीरीज चल रही होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं 1 3 5 करता हूँ, इधर एक नई सीरीज चल रही है 2 4 6, या फिर कुछ छोड़िए 4 5 4 के बाद 6 8। मतलब आप इसको देखिए तो 4 6 8, ये यहाँ पे 2 का डिफरेंस ऐसा चल रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस ऐसा चल रहा है। मतलब 1 3 5, तो इधर क्या आने वाला है 7, हमसे ऐसा पूछा जाएगा। मतलब डबल सीरीज चल रही होती है। जो ऑड प्लेस पे डिजिट्स है उनका एक अलग सीरीज चल रही है, और जो इवन प्लेस पे डिजिट्स है उनका एक अलग सीरीज चल रही है। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से सोचना है। बाकी आपको मैं यही कहूंगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपसे रीजनिंग बनना आसान होगा, रीजनिंग उतना इजी हो जाएगी। तो इसीलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैंने डबल सीरीज के बारे में आपसे बात की, मैं खाली डबल सीरीज का एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप डबल सीरीज को आसानी से समझ सकें। आप यहाँ पे देखिए, मैं डबल सीरीज की बात कर रहा हूँ। मतलब जैसे ये फर्स्ट प्लेस हुआ, ये थर्ड प्लेस हुआ, ये फिफ्थ प्लेस हुआ। इनमें आप देखिए क्या चल रहा है, 1 से 3, 3 से 5 मतलब 2। अगला मैं अभी बाद में बात करता हूँ। 9 में क्या है, 2 ऐड हुआ है, 11 में 2 ऐड हुआ है, 13।
इसका मतलब अभी क्या जाने वाला है, 5 में कितना ऐड करना है, 2। तो नया जो ये जो मिसिंग प्लेस पे डिजिट है क्या आने वाला है, 7। तो राइट आंसर क्या होगा, 7। खाली ये डबल सीरीज का एक एग्जांपल था, मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा नंबर सीरीज से आगे बढ़ के आपको अगला चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें अल्फाबेटिकल सीरीज आपके सामने दिख रही है। इसमें भी हमें जो लास्ट डिजिट है यह बताना है, लास्ट जो पार्ट क्या होगा। ऑप्शंस ये देखिए, क्वेश्चन आया था एएलपी में, मैंने अब जैसे आप थंबनेल में डाला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस कराता हूँ। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए भी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, ए से क्या हो गया, बी, बी से हो गया सी, सी से हो गया डी। तो यहाँ पे पहला डिजिट, पहला क्या होने वाला है, ई। अब देखिए, आप इसको देखिए तो क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है। जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो क्या होगा आंसर, ई वी। राइट आंसर डी। देख लीजिए, बिल्कुल सही है। अब यही केस हमारे साथ अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है, लेकिन अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये न्यू कमर्स के लिए, यदि कोई नया रीजनिंग सीखना चाह रहा है उसके लिए है। हमें अल्फाबेट्स को कैसे लिखना है, यह भी एक ढंग होता है इसको लिखने के लिए, जिससे हम चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं। आप कभी भी किसी एग्जाम को देने के लिए बैठे हुए हैं और रीजनिंग का पेपर है, तो मैं आपको कहूंगा कि इसे आप अपने रफ नोट पे, जो आपको रफ बुक मिलती है, रफ का पेज मिलता है, उस पर आप इसे लिख लें। लेकिन इसे लिखने का ढंग हमें ऐसा होना चाहिए कि ए बी सी जैसे लिखा हुआ है लाइन से, हमें कहाँ तक जाना है, एम तक जाना है, और वापस कहाँ से आना है, इधर से ही चालू करना है, एन, और आपको फिर इधर वापस आना है। मतलब एबीसीडी लिखने का ढंग हुआ, ऐसे जाना है, फिर यहाँ से यहीं पे आ जाना है, और फिर यहाँ से उल्टा वापस आ जाना है, तो जेड आ जाएगा। ऐसा लिखने का पर्पज ये है, यह होता है कि जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, एफ का अपोजिट यू, ए का अपोजिट पी। मतलब हमें अपोजिट नंबर ढूंढना, ये सब के लिए ऐसा ही है, सबका अपोजिट नंबर ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाता है। कई बार आपको ऐसी अल्फाबेटिकल सीरीज मिलेगी जिसमें अपोजिट नंबर लिख के, वो अपोजिट डिजिट लिख के सॉल्व कर रहा होगा, तो हम उसे इजीली समझ सकते हैं। इसीलिए आप यह लिखने का तरीका देख लीजिए, आपको कभी भी हो आप अपने रफ में ऐसा लिखिए, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आप अगला क्वेश्चन देखिए, उसी से रिलेटेड जो मैंने बताया, आप इसे ध्यान से देखिए। QOLH अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए आप यह भी ध्यान रखिए, आपके सामने जो टेबल दिख रही है, इसमें आप देखिए जो भी लिखा हुआ है इसका एक नंबर है, जैसे ए को 1, बी को 2, सी का 3। तो जो इसका प्लेस है ना, वह उस नंबर को यदि आप याद कर सकते हैं, आप याद आसानी से हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन यदि याद रहेगा तो आप और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको वही दिखा देता हूं। जैसे देखिए, क्यू का नंबर क्या है, क्यू का नंबर हमें दिया हुआ है 17, ओ का नंबर क्या है 15, एल का नंबर कितना है 12, एच का नंबर कितना है 8। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या आने वाला है। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस आपके सामने है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है डी सी ए बी, क्या होगा। आप यदि इन सीरीज को देखिए तो 17 के बाद क्या आया, 15 -2, इसमें क्या हुआ -3, इसमें क्या हुआ -4, अभी क्या होगा -5। मतलब 8 में -5 क्या आने वाला है, बचेगा क्या, 3। 3 पे कौन सा प्लेस, 3 थर्ड प्लेस पे कौन सा है, तो आंसर क्या होने वाला है, सी। आसान था, कुछ नहीं था, बस इसमें क्या है, आपको ये जो नंबर्स हैं, जैसे जो भी अल्फाबेट्स के लिए जो भी नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स यदि जितना आपको ध्यान रहेंगे आप उतना जल्दी कर सकते हैं। और इजीली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ऐसे बिल्कुल मुंह पे याद रहेंगे। आप डायरेक्ट क्यू जैसे ही पढ़ेंगे, आपको 17 क्लिक करेगा, एच पढ़ेंगे 8 क्लिक करेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए राइट आंसर बी, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन डाला है मैंने। इसके आगे अब हम क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ही जो बीच में कॉन्सेप्ट आते जाएंगे हम समझते चलेंगे। रीजनिंग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आप करिए, उतना इजी आपके लिए हो जाएगा यह टॉपिक। जैसे आपके सामने नंबर सीरीज दिख रही है, अब नंबर सीरीज कैसी दिख रही है, मैंने आपको बोला हमें क्या देखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका मतलब या तो कोई नंबर प्लस या तो कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। आप डिफरेंस देख लीजिए,
डिफरेंस कितना है 0.8 0.8 0.8 मतलब अगला डिफरेंस बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये 0.8 खाली ये 0.8 कैलकुलेटिव बना सकता है यदि किसी को थोड़ा सा कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है तो बाकी कुछ नहीं होगा। तो आंसर क्या होने वाला है 4.7 बिल्कुल। आंसर ऑप्शंस देख लीजिए ऑप्शंस के मतलब आंसर कौन सा होगा सी। देखिए राइट आंसर सी 4.7। ये अगला क्वेश्चन है अल्फाबेटिकल सीरीज का है। ऑप्शन देख लीजिए सॉल्व करना है अपने से ट्राई करिए वीडियो पॉज करके ट्राई करिए आंसर दीजिए। और लेकिन आंसर क्या है यदि आप नए नए रीजनिंग सॉल्व करना सीख रहे हैं तो आप आराम से समय लेके सॉल्व करिए। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं यह कहूँगा जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे यह क्वेश्चन है क्लिक करना चाहिए हमें देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए QRST। तो अगला कौन सा डिजिट होने पहला कौन सा होने वाला है U। आप देखिए तो ए सब में ए कॉमन है तो U और A होने वाला है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होने वाले यही दोनों बचा हुआ है मेरे पास। अगला देख लेते हैं RSTU तो क्या होगा V। इसका मतलब आंसर क्या होने वाला है A। आसान था क्वेश्चन आज मैंने इजी क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप अपना इंटरेस्ट बने आपका और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आगे हम रीजनिंग से कोई इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं आप यहीं पे सारा रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप मैंने बदला है प्रैक्टिस करना है तो हमें हर टाइप के क्वेश्चंस देख लेने चाहिए। तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है स्टेटमेंट एक दिया हुआ है ऑल बैग्स आर केक्स एंड ऑल लैम्प्स आर केक्स। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमें यह बताना है कि कंक्लूजन कौन सा सही है कौन सा है। देखिए पहला कंक्लूजन निकल रहा है सम लैम्प्स आर बैग्स। दूसरा नो लैम्प इज बैग। अब आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं कि क्या ओनली वन कंक्लूजन वन फॉलोस ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस आइदर वन और टू फॉलोस और नाइदर वन और टू फॉलोस। इसके लिए सिंपल हमेशा ऐसा क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए कि हमें क्या करना है एक वेन डायग्राम जैसा बनाना है। जैसे ये मैंने मान लिया कि यह किसका है यह ऑल बैग्स आर केक्स मतलब ऑल बैग्स जितने भी बैग्स थे वो क्या है केक्स। ऑल लैम्प्स आर केक्स ऑल लैम्प्स आर केक्स मतलब लैम्प क्या होगा इसके अंदर ही होगा या तो ये हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। दोनों में से कोई भी केस हो सकता है हमें दोनों ही कंसिडरेशन सोचने पड़ेंगे। ये क्या हुआ सोचने की जो हमारी इमेजिनरी पावर है हम जितना सोच पाएंगे उतना आसानी से कर पाएंगे। आप इसमें से समझ पा रहे होंगे L स्टैंड फॉर लैम्प्स B स्टैंड फॉर बैग एंड C स्टैंड फॉर केक्स। अब फर्स्ट कंक्लूजन पढ़िए आप सम लैम्प्स आर बैग्स। सम लैम्प्स आर बैग्स हो सकते हैं नहीं भी हो सकते लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि नहीं हो सकते। क्यों क्योंकि हो सकता है यही फिगर होगा यही बनना सोचने वाले ने ये सोचा होगा ये नहीं सोचा होगा सेकेंड चीज उसने सोची नहीं होगी इसीलिए हम यहाँ मानेंगे कि सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं नो लैम्प इज अ बैग। दूसरा केस क्या कह रहा है नो लैम्प इज अ बैग मतलब इस बार ये फॉलो कर गया ये फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ या तो ये फॉलो करेगा या तो ये फॉलो करेगा। क्लियर या तो लैंप बैग हो सकते हैं या तो लैंप बैग नहीं होंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है सिंपल आइदर वन और टू फॉलोस। आंसर देख लीजिए आंसर यही है। लेकिन इसका मतलब मैंने ये क्वेश्चन से आपको यह समझाना चाहा हमें यह दोनों ही केस इमेजिन करने होंगे। यदि हम ऐसे इमेजिन कर पाए तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दे रहा है ऑल रोड्स आर वाटर्स ऑल रोड्स आर वाटर्स सम वाटर्स आर बोट्स। पहला केस तो ये हो सकता है। एक केस और हो सकता है यदि आप इमेजिन कर पा रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी मैंने माना था सम इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सम वाटर्स आर बोट्स मतलब वाटर और बोट्स तो ऐसे होने ही वाले हैं लेकिन क्या पता कुछ रोड्स भी बोट्स हैं क्या पता नहीं। इसीलिए हम दोनों ही केस को इमेजिन करके अब यहां से इस कंक्लूजन को निकाल लेंगे। कंक्लूजन क्या कहता है पहला कंक्लूजन है सम बोट्स आर रोड्स।
सम बोट्स आर रोड्स, जो दूसरे में फॉलो कर रहा है लेकिन पहले में नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम यही मानेंगे कि नहीं फॉलो कर रहा। यदि दोनों ही केस में फॉलो कर रहा हो तो इजीली हम मान लेंगे कि यह कंक्लूजन है, निकाला जा सकता है। अगला पॉइंट कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल वाटर्स आर बोट्स। ऑल वाटर्स आर बोट्स दोनों ही केस में नहीं है, मतलब इसमें क्या हुआ, दोनों ही सॉरी, इसका मतलब दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कह रहा है दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर क्या हुआ, डी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यह क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन तो शायद सभी को आता है, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ तो ब्लड रिलेशन होता ही है। बस यह है कि यह वर्ड्स के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको समझना थोड़ा सा टफ पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं है। यह चीज तो हम हर आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड। किसी एक लड़के को देखते हुए सुरेश कहता है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। माई मदर, मेरी माँ के अकेले लड़के का, मेरी माँ के अकेले लड़के मतलब वह खुद हो गया, का लड़का है वह कौन, जिस बॉय को वह देख रहा है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो गया, वह सुरेश का ही लड़का हो गया। खाली शब्दों में ही चीजें छिपी हुई थी। माई मदर्स ओनली सन, इस सेंटेंस का एक ही मतलब है, क्या कहना चाह रहा है, वह सुरेश खुद ही है, क्योंकि एक ही सन है ना सुरेश का। तो मतलब सुरेश कहना चाह रहा है कि उसकी माँ का एक ही सन है, तो वह कौन होगा, सुरेश ही होगा, उसकी माँ का अकेला सन। मतलब इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, सुरेश ही लिखना चाहिए यहाँ पे, डायरेक्ट आप इजीली समझ जाएंगे। अब आप पढ़िए आप सेंटेंस को, ही इज द सन ऑफ सुरेश। सुरेश बोल रहा है कि वह सुरेश का ही सन है, मतलब वह उसी का सन है हुआ। तो हमसे पूछ रहा है हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू दैट बॉय। सुरेश उस लड़के का क्या है लगता है, सुरेश कौन लगेगा, सुरेश फादर लगेंगे बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। ब्लड रिलेशन के ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, खाली वह इन चीजों में घुमाता है। हमें क्वेश्चंस को आसानी, सब आप समय लेकर पढ़िए इसको, जितना आप ढंग से पढ़ेंगे उतना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब ये ब्लड रिलेशन में हमें क्या होगा, एक डायग्राम के थ्रू हमें समझना होगा इसे। तो डायग्राम जो भी मैं बनाने वाला हूँ, मैं हमेशा जो मेरा नोटेशन होता है, मैं मेल को हमेशा माइनस साइन लगा दूंगा उसके ऊपर, और फीमेल के लिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा प्लस साइन का यूज करता हूँ। अब आप देखिए, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को पढ़कर। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए कौन है, बी के ब्रदर है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी का रिलेशन क्या है ए से। आप यदि क्वेश्चन को देखें तो कौन है ये, आपस में ब्रदर सिस्टर्स ही तो हैं। पाप, ये कौन हुए, सी कौन हुए, फादर। फादर के ब्रदर हो या सिस्टर हो, मतलब क्या होने वाले हैं, डी के लिए ए कौन होंगे, अंकल, और ए के लिए डी क्या होंगे, या तो नेफ्यू भी हो सकते हैं और नीस भी हो सकती है। मुझे ये नहीं पता कि यह कौन होने वाले हैं, क्यों, क्योंकि डी का जेंडर ही नहीं पता है। तो हमसे यही रिलेशन पूछा है, नेफ्यू या नीस, जिस भी ऑप्शन में होगा हम उसे टिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी में नेफ्यू दिख रहा है, ऑप्शन डी में कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसमें यदि नीस दे दे तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर सी हम टिक कर सकते हैं। लेकिन यदि इसमें नीस नहीं होता तो डी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये इसके आंसर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन इसका आंसर सी दिया गया है, जिसके कारण यह लगता है कि इसमें नीस मिसिंग था। इसीलिए इसका आंसर सी और डी जो भी आप टिक करें वो आप भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में नीस देता तो ही या सी सही था, नहीं तो फिर डी सही है एज पर क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आपके सामने फिर से एक नंबर सीरीज आई, नंबर सीरीज को आप ध्यान से देखें और इसको सॉल्व करें। आंसर ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर देखिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बता देता हूं। आप इसे देखिए फिर से, क्या है, यह डिक्रीजिंग सीरीज है। डिक्रीजिंग सीरीज या तो माइनस हो रहा है या फिर कोई चीज डिवाइड हो रही है। मैं पहले क्या करता हूं, डिफरेंस देखता हूं, 21, 19, 17,
15। फिर आप इसको देखिए तो क्या है, दो दो घटता जा रहा है, 21, 19, 17, 15, तो अगला क्या होने वाला है 13। तो 13, 48 में 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर 35। इजी क्वेश्चन थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है ये हमारा रीजनिंग कम और जनरल नॉलेज ज़्यादा चेक करता है। यदि आप इसे देखें इस क्वेश्चन को, तो ये हमसे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो भी रिलेशन पीकॉक का इंडिया के साथ में है, हमें बताना है कि बियर का ऐसा ही रिलेशन किस कंट्री के साथ में है। तो आपको पता होगा पीकॉक इंडिया का क्या है, नेशनल बर्ड। तो हमें बताना है बियर किस कंट्री से ऐसा ही रिलेशन रखता है। तो यह कुछ भी नहीं है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि बियर रसिया का के साथ सेम रिलेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, रसिया। तो करेक्ट आंसर सी, रसिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या क्वेश्चन देखेंगे आप तो यह किसका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके लिए हमें डायरेक्शंस को एक प्लॉट करना होता है, उस प्लॉट करने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछता है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। कुछ भी नहीं होता है इन क्वेश्चनों में। क्वेश्चन को लंबाई चौड़ाई देख के आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, खाली आपको एक लाइन से पढ़ते हुए जाना है, लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो लेकिन फिर भी जो लोग नए नए रीजनिंग सीख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि हम इसमें डायरेक्शन कैसा प्लॉट करते हैं। आपने इंडिया का मैप यदि देखा है तो इंडिया के मैप में जो डायरेक्शन आप देखते हैं ना, सेम वही डायरेक्शन इसमें भी रखते हैं। नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, इधर आपका होगा वेस्ट और इस साइड होने वाला है ईस्ट। बस आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, डायग्राम बनाते चलिए। ऑप्शंस पहले मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसे भी सॉल्व करना है वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर देखिए। लेकिन अब मैं यहां से सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। रसिक वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। रसिक क्या करते हैं, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जाते हैं। देन ही टर्न राइट, इसके बाद राइट, इनका राइट किधर होने वाला है, इस साइड। तो राइट की तरफ टर्न एंड वॉक 30 मीटर। देन ही टर्न्स राइट, इसके बाद वापस राइट की तरफ टर्न लेते हैं एंड वॉक्स 35 मीटर, यहाँ से 35 मीटर चलते हैं। देन ही टर्न्स लेफ्ट, इसके बाद यहाँ से वह लेफ्ट की तरफ टर्न लेते हैं और कितना 15 मीटर वॉक करते हैं। उसके बाद वापस फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। ये टोटल 15 था, उसमें से यह 15 वापस आ गया, मतलब क्या बचा, ये 20 ही रह गया है, ये चीज 20 ही है। तो अब ये पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस हुआ, 30 प्लस 15, मतलब यह जो डिस्टेंस है ये कितना है 45। कौन सी डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरफ है, मतलब ईस्ट की तरफ है। तो इसका आंसर क्या होगा 45 मीटर ईस्ट। बिल्कुल, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, खाली आपको डायरेक्शंस का नॉलेज रखना है। बाकी ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को देख के डरना कभी भी नहीं है। और स्पेशली रीजनिंग के क्वेश्चन से तो कभी डरना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन जितना बड़ा लंबाई में दिखता है उतना ईजी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आज आपकी इस क्लास में रखा है, 15th नंबर क्वेश्चन। इस क्लास में आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगले क्लास में इससे थोड़ा सा लेवल भी अच्छा और क्वेश्चंस ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा रीजनिंग उतना ही आपको इजी लगने लगेगा। तो आज लिखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन मतलब आपको दिया हुआ है कौन कौन से वर्ड्स को आपको डिक्शनरी के सीक्वेंस में सेट करना है। ये रहे आपके वर्ड्स। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका राइट आंसर जो भी है मैं अगली क्लास में आपको दे दूंगा, लेकिन इसे आप अपने से ट्राई करें, क्योंकि हम बचपन से, कोई भी हो, हम बचपन से ही डिक्शनरी तो देखते ही देखते हैं। तो डिक्शनरी में वर्ड्स किस हिसाब से होते हैं वो आपको पता है। तो आप उस ऑर्डर में, डिक्शनरी के ऑर्डर में इसको सेट करें। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को लाइक करें,
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको अगली आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले और आप वीडियो को देख सकें। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।